मेरा नाम राहुल है। मैं सुबह से सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आ सके। वैसे तो मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ और अपनी मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पापा कंपनी के चेयरमैन हैं। खूबसूरत लड़कियां मेरे आसपास घूमती रहती है। लड़कियों के मामले में मैं बहुत तेज भी हूँ। मुझे जिस लड़की पर दिल आ जाता है उससे मैं अपनी इच्छा पूरी कर लेता था। लेकिन आज एक ही दिक्कत हो गई थी। मेरी जिंदगी में एक ऐसी परेशानी आ गई थी जिस वजह से मेरी जिंदगी 23 घंटों में हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मेरी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। मेरी माँ की सहेली सुनंदा की बेटी से मेरी शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी। उस वक्त हम बिल्कुल भी अमीर इंसान नहीं बल्कि मिडिल क्लास फैमिली के थे। मेरे पापा की नौकरी चली गई थी। घर की हालत बहुत खराब थी और उस हालत में मेरी माँ की सहेली सुनंदा आंटी हमारे साथ खड़ी थी। एक दिन उन्होंने मेरी माँ से कहा, अगर तुम लोग चाहो तो कोई बिजनेस देख लो क्योंकि आजकल नौकरी तो मिलने से रही नहीं। यूं तो तुम्हारे घर का गुजारा नहीं चल सकता। लेकिन मेरे मम्मी पापा कहने लगे बिजनेस के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन तभी सुनंदा आंटी ने मेरे पापा के हाथों में 3 लाख रुपए रख दिए और कहने लगी इन पैसों से आप अपना कारोबार शुरू करें। उन पैसों से मेरे पापा ने अपना कारोबार शुरू किया था और आज हमारे पास करोड़ों का बिजनेस है। हम तो सुनंदा आंटी से भी काफी अमीर बन गए हैं। लेकिन मुसीबत में उन्होंने हमारा साथ दिया था, इसलिए मेरी माँ ने भी उनको वचन दिया था कि उनकी बेटी से मेरी शादी करवाएंगे। बचपन में तो उनकी बेटी काफी खूबसूरत थी पर जवान होते होते मोटी होती चली गई। मैंने उसे कई बार कहा था अपनी सेहत का ध्यान रखो, मगर उसने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। नतीजा वो इतनी मोटी हो गई। मेरी माँ अभी यही चाहती है कि मैं सुनंदा आंटी की बेटी अंजलि से शादी कर लूं, पर मैं अंजलि से प्यार नहीं करता। इतनी मोटी होने के कारण अंजलि बदसूरत लगती है और आज हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है। मैंने अपनी माँ से कहा, सुनंदा आंटी ने जो पैसों से आपकी मदद की थी क्यों ना आप उसे सूद समेत वापस कर दे। आप मुझे कुर्बान क्यों करना चाहती है? पर मेरे मम्मी पापा उनका एहसान ना भूल पाए। कहा ऐसा नहीं होता बेटा। पर मेरी जो कुर्बानी देने चले मुझे समझ नहीं आता था कि इसमें मेरा क्या कसूर है। वह शादी की पक्की बात करने सुनंदा आंटी के घर जाने वाले थे, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गया। मैं इस शादी से बचना चाहता था और उसका उपाय सोचने लगा। अचानक मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि मैं किसी लड़की से शादी कर लूं, लेकिन मैं करोड़पति इंसान हूं। ऐसी कई लड़कियां हैं जो मेरे पीछे पड़ी रहती है। उन लड़कियों को मुझसे कोई मतलब नहीं, बस मेरी दौलत से मतलब है। मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहता था। मुझे लगा किसी गरीब लड़की से या नकली शादी की एक्टिंग कर लेता हूँ। यही सोचकर आज मैं घर से बाहर निकला था। मुझे एक लड़की की जरूरत थी। मैं सड़कों पर काफी तेज गाड़ी चला रहा था। उस वक्त धीमी धीमी बारिश हो रही थी। अचानक मेरी नजर रास्ते पर एक अकेली खड़ी लड़की पर पड़ी। उसे देखकर मेरी हैरत का ठिकाना ना रहा, क्योंकि लड़की बिल्कुल सफेद साड़ी में थी। मैंने थोड़े आगे चलकर गाड़ी रोक ली। गाड़ी से उतरकर मैं उसके करीब चला गया। उसकी साड़ी बुरी तरीके से भीग चुकी थी। उसका अंदरूनी बदन साफ नजर आ रहा था। साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी और नेट से बनी हुई थी, पर गीले होने के कारण मुझे उसका जिस्म नजर आ रहा था। मेरी नज़र उसके जिस्म में जो टिकी लड़की को समझ में आ गया। कहने लगी, आप कौन है? मेरे पास क्यों आ गए? लड़की की आवाज में एक तेजी थी। उसने अपने बालों को चोटी बना रखी थी। बाल गीले होने के कारण उसने अपनी चोटी खोल दी और बाल खुलकर सामने आ गए। लड़की की खूबसूरती को देखकर मेरे मुंह से तो पानी टपकने लगा था। मैंने कहा, मेरा नाम राहुल है। मैं बहुत अमीर घर इकलौता बेटा हूँ। उसने कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा, देखो मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे एक लड़की चाहिए। उसने कहा, मैं यहाँ कोई धंधा करने नहीं आई हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ।
तुमने शायद मुझे गलत लड़की समझ लिया है। तुम जैसे अमीर लड़के तो अपने आप को बहुत ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझते हैं। मैंने कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे लड़की टाइम पास के लिए नहीं चाहिए। ऐसे ही मेरे आगे पीछे कई लड़कियां घूमती फिरती है। अपने आप को कोई बहुत बड़ी परी ना समझो, मुझे एक एक्ट्रेस चाहिए। वो काफी हैरत से मेरी ओर देखने लगी, कहने लगी, मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। मैंने कहा, तुम्हें स्टेज पर एक्टिंग नहीं करनी है, मेरे घर में एक्टिंग करनी है, और उसके लिए मैं तुम्हें 3 लाख रुपए भी दूंगा। मेरी बात सुनकर वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखें छपका हुए मुझे देखने लगी। फिर उसने पूछा, कैसी एक्टिंग करनी है? मैंने कहा, तुम्हें मेरी पत्नी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे। मैंने कहा, मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी तय कर दी है। वह हंसने लगी, कहने लगी, अच्छा तो शादी से बचने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मैंने कहा, हाँ मदद तो चाहिए, इसीलिए तुम्हें 3 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। लड़की ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। मैंने कहा, घबराओ मत, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, बस सबके सामने तुम्हें थोड़ा बहुत हाथ लगाना पड़ेगा ताकि लोगों को शक ना हो जाए पब्लिक प्लेस में। एक्टिंग समझ रही हो ना? बताओ तुम्हें मंजूर है या नहीं? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा दूंगा। बिना कुछ सोचे समझे ही मैं उस लड़की से सौदा कर रहा था। मुझे पता तक नहीं था यह है कौन। उस वक्त मेरे अंदर इतना पागलपन सवार हो चुका था कि मैंने आगे पीछे कुछ सोचा ही नहीं कि कब तक इसे झूठी पत्नी बनाकर रखूंगा, क्योंकि मैं इससे शादी तो नहीं करने वाला था। शायद इस लड़की के मन में भी वही सवाल था। मुझसे पूछने लगी, कब तक एक्टिंग करनी पड़ेगी? मैंने कहा, जब तक मुझे सच में कोई लड़की पसंद ना आ जाए, या फिर जब तक अंजलि की शादी ना हो जाए और मेरी जान छूट जाए। वह हंसने लगी। उससे बात करके लग रहा था लड़की काफी हंसमुख है, पर फिर वो बोली, मुझे एक प्रॉब्लम है। मैं 3 लाख रुपए के लिए सालों तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं सोच में डूब गया, कहने लगा, तुम्हें रहने खाने को तो दे रहा हूं ना। उसने कहा, यह सब तो मुझे ऐसे ही मिल जाता है। अगर मुझे 3 साल तक काम करना पड़े तो साल के 1 लाख तो बहुत कम है, क्योंकि न जाने तुम्हें कब कोई लड़की पसंद आएगी, न जाने अंजलि की कभी शादी होगी भी या नहीं। मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती हूँ, तुम किसी और को ढूंढ लो। ऐसा कहकर वो जाने लगी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, मेरी कोई पत्नी बनेगी तो वह तुम ही बनोगी। मेरी आंखें देखकर वह थोड़ी सी डर गई। मैंने कभी किसी लड़की पर यूं जोर नहीं दिखाया था, ना जाने इस लड़की पर क्यों जोर दिखाने लगा था। मैंने कहा, महीने के 30,000 रुपए तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पर दूंगा। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे मन में क्या डर है, और यह 3 लाख रुपए मैं तुम्हें अलग से दूंगा। अब बताओ। वो हंसने लगी और कहने लगी, इन पैसों से तो फिर मेरी भी शादी हो जाएगी। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे साथ रिश्ते में रहोगी तब तक तुम किसी लड़के के साथ नहीं मिल सकती, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, किसी लड़के के साथ संबंध नहीं बना सकती। बोलो, मंजूर है? उसने कहा, तुम मुझसे बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो, मुझसे मेरी आज़ादी मांग रहे हो। मैंने कहा, यह जॉब है यार, तुम समझो, बाद में मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्दी मुक्त कर दूं। उसने कहा, पर तुम्हारे साथ काम करते करते अगर मैं बूढ़ी हो गई तो तुम जैसे मंचले लड़के को कभी कोई लड़की पसंद ना आए तो फिर बुढ़ापे में मुझसे कौन शादी करेगा? अब मैं हंसने लगा। उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहा, ठीक है बाबा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद तुम आज़ाद। अब वह हंसने लगी, कहने लगी, यह हुई ना बात। अब मैंने उससे कहा, अब तुम अपना नाम भी तो बता दो। उसने कहा, मेरा नाम प्रिया है। मन ही मन मैंने सोचा, प्रिया वेड्स राहुल। मैरिज पेपर्स में उसके साइन करवा लिए थे, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करवा लिया था। उस रात हम होटल में ही रुक गए थे। अगले दिन मैं प्रिया को अपने साथ लेकर घर आ गया। हम दोनों को साथ देखकर मेरी मम्मी पापा को हैरत का झटका लगा।
कहने लगे, कौन है यह लड़की जो दुल्हन के वेश में हमारे घर पर आई है? मैंने कहा, यह आपके घर की बहू है, मेरी पत्नी है प्रिया। मैं प्रिया से बेहद प्यार करता था, उसके बिना जी नहीं सकता था। जब आप लोगों ने मेरी शादी जबरदस्ती अंजलि के साथ करने का फैसला किया था तो मैं अपनी जान लेने की सोच रहा था, पर प्रिया ने कहा मुझसे शादी कर लो। एक बार अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो वे बेसहारा हो जाएंगे। मेरे मम्मी पापा मेरी ओर देखने लगे। उनके चेहरे से साफ लग रहा था इस शादी से खुश नहीं है। मेरी माँ ने अपनी सहेली सुनंदा को फोन करके सारी बातें बता दी। मैंने भी अंजलि से कॉल करके कह दिया कि तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। मैं किसी और लड़की से प्यार करता था, इसलिए मैंने शादी कर ली। अंजलि तो मन ही मन मुझे चाहती थी, या फिर मेरी दौलत को कह नहीं सकता। हाँ, एक समय था उसकी माँ ने मेरे घर वालों की मदद की थी, पर मैं अपनी कुर्बानी नहीं देना चाहता था, इसलिए उसके आंसुओं का मुझ पर असर ना हुआ। रात में सोने के लिए मैं अपने कमरे में आ गया। प्रिया कहने लगी, तुम मेरे साथ सोओगे क्या? मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? मम्मी पापा घर पर है, हम अलग कमरे में सोएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। मैं उनसे अलग तुम्हें कहीं ले भी तो नहीं जा सकता हूँ। हम दोनों को एक ही साथ एक कमरे में ही रहना होगा और इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। उसके चेहरे में परेशानी थी। मैंने कहा, प्रिया घबराओ मत, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने कहा, बात यह नहीं है, कुछ और ही है। उसकी परेशानी देखकर मैंने पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ। कहने लगी, मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है, मुझे खुजली होती है। उसकी बात जैसे मेरे दिल पर लगी। वो मेरे साथ बिन कपड़ों के सोना चाहती है। मैं खुद पर कैसे कंट्रोल करूंगा? मैं उसे बड़ी गौर से देखने लगा। वह बहुत ही खूबसूरत थी और लड़कियों से वो अलग थी। उसका परेशान वाला चेहरा देखकर लग रहा था उसके होठों को अभी चूम लूं, इतनी खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, इसमें समस्या क्या है? तुम कपड़े उतार कर सो जाओ। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे मुझे खा जाएगी। कहने लगी, अरे शर्म करो। मैंने कहा, मैं क्यों शर्म करूं? मैं तो कपड़ा पहनकर सोऊंगा, कपड़े उतार कर तो तुम सोगी। तुम शर्म करो, मुझे तो बस तुम्हारे जिस्म को देखना है, दिखाना तो तुम्हें ही है ना। मेरी बात सुनकर वह गुस्सा हो गई। मेरे पेट में एक घूंसा मारा। पता नहीं क्यों उसका प्यार भरा घूंसा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मजाक मजाक में ही उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने करीब खींच लिया। उससे कहा, तुम जिस पेपर में साइन की हो ना, वह सच में रजिस्ट्री पेपर है। मैं तुम्हारा पति हूँ, शर्म कैसा? उसने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखवा दिया है कि तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैंने कहा, हाँ वह तो लिखा है, पर यह नहीं लिखा है कि तुम्हें देख नहीं सकता। उसकी टांग खींचते हुए मुस्कुराने लगा, फिर कहा, अपने कपड़े उतार दो और एक हल्का सा चादर ओढ़कर सो जाओ, मैं एसी चला देता हूँ। इतना कहकर मैंने कमरे की लाइट भी बंद कर दी। उसे एक हल्का चादर दे दिया था। वो अपने कपड़े उतार कर मेरे पास सोने आ गई थी। उसके जिस्म की खुशबू मुझे पागल बनाने लगी। अब मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं प्रिया के करीब चला गया, कहने लगा, यार तुम बिन कपड़ों के सोई हो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे आज की रात दे दो, तुम्हें 10,000 दूंगा। उसके बाद तुम चाहोगी तो कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, बस एक रात के लिए मेरी बन जाओ। वह झट से मान गई। यह देखकर मुझे बड़ा झटका लगा। लड़की तो मेरे लिए तैयार बैठी थी। वो खड़ी हो गई और उसने अपना चादर हटा दिया। उसके जिस्म को देखकर मेरे अंदर तो मानो ज्वालामुखी फूट गया। मैं उसके करीब चला गया, कहने लगा, मुझे प्यार करो। तभी प्रिया का हाथ मेरे पैंट में आ गया और उसने जो किया, मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैं बेड पर गिर गया। एक झटके में जो हुआ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने जो भी किया था, मुझे दर्द हो रहा था। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? उसने एक जोरदार किक लगाई थी। कहने लगी, मैं कराटे चैंपियन हूँ, दोबारा ऐसी हरकत मेरे साथ मत करना। इतना कहकर उसने चादर ओढ़ ली और मेरे साथ आकर लेट गई।
मैंने आज तक जिस लड़की को भी हासिल करना चाहा उसे हासिल करके ही रहा हूं, तो यह लड़की क्या चीज है? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैं तुरंत ही उसके ऊपर झपट पड़ा और उसे बेतहाशा प्यार करने लगा। उसके जिस्म पर अपने हाथ फेरने लगा। मुझे जहां मन हो रहा था मैं छू रहा था। वह काफी घबरा गई थी। उसे देखकर मैं समझ चुका था कि ये कोई कराटे चैंपियन नहीं है, सिर्फ मुझे डराने के लिए कह रही थी। मैं उसे बेइंतहा प्यार किए जा रहा था। मेरे हाथ कभी उसके जिस्म के ऊपर तो कभी नीचे जा रहे थे। मैं उसे हर हाल में आज रात हासिल कर लेना चाहता था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कहने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। पर मैंने उसकी एक बात ना मानी। जब तक मैंने उससे अपनी जरूरत पूरी ना कर ली तब तक मैं नहीं रुका। अगले दिन प्रिया मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। मुझे एहसास हो चुका था कि कल मेरे अंदर शैतान सवार हो गया था। उसने मुझ पर हाथ क्या उठाया था, मैं बिल्कुल वैसी दरिंदा बन गया था। उसके जिस्म को जिस तरह से रौंदा था, मैं कोई इंसान तो नहीं हो सकता, मैं एक भेड़िया था जो खरगोश को नोच रहा था। वह फूट फूट कर रो रही थी। मैं उससे कुछ कहता तो जवाब ना देती। अब मुझे घबराहट होने लगी। कहीं मेरी माँ को कुछ कह दे तो मेरा क्या होगा? अगर मेरे मम्मी पापा कमरे में आकर उससे मिलने लगे तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद मेरी माँ जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। अब डर के मारे मेरी फटने लगी थी। रात को तो बहुत बहादुर बनकर मैंने इसके साथ गलत काम किया और अब मैं क्या करूँगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी पापा जोर जोर से धक्का देने लगे। मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। प्रिया एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे मम्मी पापा तो कमरे का यह नज़ारा देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गए। कहा, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा था क्या? दोपहर के 1 बज चुके हैं। हम तुम दोनों की शादी का अरेंजमेंट करवाना चाहते थे, इसलिए दरवाज़ा खटखटा रहे थे। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? तभी मेरी माँ प्रिया के पास गई और उसके शरीर के जख्म को देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरी ओर देखने लगी, कहने लगी, यह तुमने इसके साथ क्या किया? प्रिया अब जोर जोर से रोती हुई मेरी माँ से लिपट गई। कहने लगी, यह इसने किया है मेरे साथ। मैं कुछ कह पाता इससे पहले उसने सारी कहानी मेरे मम्मी पापा से कह दी। उनको तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया के सामने हाथ जोड़ ली। कहने लगी, इस दरिंदे को मैंने ही जन्म दिया है। मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती हूँ। जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया है वो तुमसे माफ़ी भी मांगेगा और तुमसे सच में शादी भी करेगा। और अगर इसे हमारा फैसला मंजूर नहीं है तो घर छोड़कर अभी के अभी जा सकता है। अब मेरे पापा कहने लगे, बिजनेस में भी इसे कोई भी हिस्सा नहीं देंगे, फैसला तुम्हारा है। मेरी माँ ने प्रिया के सामने हाथ जोड़ लिए थे। वो प्रिया से माफ़ी मांग रही थी। अब मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने इस लड़की के साथ बहुत गलत किया है, जो मेरी मदद के लिए तैयार हो गई थी। मैंने भी अपनी माँ से कहा, मुझे इस लड़की के साथ शादी मंजूर है, इसलिए नहीं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी मम्मी पापा हम दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। माफ़ी की उम्मीद से मैं प्रिया की ओर देखने लगा। वह जोर जोर से चीखने लगी। कहने लगी, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई? मैं रात भर मिन्नतें करती रही कि मुझे छोड़ दो और तुम मेरे जिस्म को यूं काटते रहे। देखो कितने सारे जख्म दिए हैं तुमने मुझे। अब उसने मुझे अपने जख्म दिखाए तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने पैर पकड़ लिया। मुझे अपने आप पर घिन आने लगी थी। मैंने आज तक कभी किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसके साथ ऐसी हरकत नहीं की थी। कहाँ से मेरे अंदर वह जानवर आ गया? किस बात का गुस्सा था जो मैंने इस लड़की पर उतारा? मैं उसके सामने हाथ जोड़कर अपने पाप के प्रायश्चित का मौका मांगने लगा। प्रिया ने मुझे माफ कर दिया था। उसके बाद से मैंने प्रिया के साथ कभी गिरी हुई हरकत ना की।
लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद ही डर जाता हूँ कि कैसे झेला था उसने मुझे, और यूं मेरे अंदर जानवर कैसे हावी हो गया था। शायद हमारा गुस्सा ही हमें कभी कभी बिल्कुल जानवर बना देता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पश्चाताप का मौका मिला था। अब हम दोनों की शादी हो चुकी है और हम खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें।